हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्थली क्लासेस में। और देखिए, या तो आप टॉपर बैच के स्टूडेंट हो सकते हैं या आप यूट्यूब पे ये क्लास को हो सकता है देख रहे हो। एक बात ध्यान रखिए कि जो भी मेगा मैराथन सेशन मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम समय में अगर आप एक यूनिट पूरा बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करना चाहते हो, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, रिवीजन करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे बेस्ट है ये। क्यों? पूरा यूनिट जो है इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आपने पहला मैराथन सेशन पहले यूनिट का देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हमने इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें एग्जामिनेशन में आती हैं उस पे काफ़ी टाइम दिया था। और इस वाले यूनिट के लिए भी हम यही करेंगे, थोड़ा पेस बढ़ाएंगे, थोड़ा सा लेंथ को कम रखेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के मेगा मैराथन सेशन को। सबसे पहले समझिए कि व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च का मीनिंग क्या होता है? दो शब्द इसमें जो है, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, री एंड सर्च। री मतलब अगेन, दोबारा, और सर्च मतलब खोजना। अगर किसी चीज को आप दोबारा ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, तो इसको हम कहते हैं रिसर्च। अच्छा, रिसर्च जो है ना वो बेसिक भी हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि आप फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हो, जहां पर जो जानकारी पहले से उपलब्ध ना हो उस एरिया में भी आप काम कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप एक्शन रिसर्च कर रहे हैं। एक्शन रिसर्च में आप त्वरित यानी तुरंत अगर आपको कोई किसी चीज की जो है वो जानकारी चाहिए या किसी चीज का सोल्यूशन चाहिए, उसके लिए आप यूज करते हैं। हो सकता है आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हो, यहाँ पर आप डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को, जो भी घटनाएं होती हैं एज इट इज़ आप डिस्क्राइब करते हैं। हो सकता है आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो, यहाँ पर आप जो है ना जो भी उसमें अलग अलग चर होते हैं, है ना, वेरिएबल्स होते हैं, उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। हो सकता है आप एथनोग्राफी कर रहे हैं, है ना। एथनोग्राफी में आप जो है ना वो जो भी रिसर्च करते हैं वो किसी कम्युनिटी के अंदर, किसी भी जो है जनजातीय समूह के अंदर, या फिर किसी भी एक सोसाइटी कल्चर के अंदर आप उनमें शामिल होके और उस रिसर्च को करते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से उनके रहन सहन ढंग को समझने के लिए। तो रिसर्च बहुत सारे अलग अलग टाइप का हो सकता है। रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा, ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये लॉजिकल प्रोसेस है, आउट ऑफ द ब्लू आप काम नहीं करते हैं, सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं, प्री डिसाइडेड होती हैं। सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करना होगा। इसके बाद आप जो है रिसर्च प्रॉब्लम के बाद लिटरेचर रिव्यू, पहले क्या काम हुआ है उसको देखेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद से आपको पता चल जाता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, कि उसमें कितना काम हुआ है, तो रिसर्च गैप आपने फाइंड आउट कर लिया। और इसके बाद से रिसर्च क्वेश्चन जो भी होगा उसको आप डिफाइन करेंगे, डिफाइनिंग रिसर्च क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे, है ना। और इसके बाद से आप काम करने लगते हो फिर मेथोडोलॉजी पे। मेथोडोलॉजी में आप जो है ये देखते हैं कि आप कैसे डेटा कलेक्शन करेंगे, डेटा एनालाइज कैसे करेंगे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे उसकी। और इंटरप्रिटेशन के बाद से आप इवेलुएट करेंगे, और इसके बाद आखिरी में जब आपने सारी चीज़ें कर ली तो फिर कंक्लूजन तक पहुंचने हैं, पब्लिश करते हैं जो भी आपका रिसर्च रिपोर्ट है, और उसको डिसमिनेट करते हैं, यानी अलग अलग माध्यम से, जर्नल के माध्यम से, रिसर्च पेपर के माध्यम से, थीसिस के माध्यम से आप अपने रिसर्च को अलग अलग लोगों तक पहुंचाते हैं। तो रिसर्च एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कुछ नए फैक्ट्स हो सकता है कि डिस्कवर कर रहे हों, कुछ पुराने फैक्ट्स को वेरीफाई कर रहे हों, कुछ नए प्रिंसिपल्स या नए लॉज को स्टैब्लिश कर रहे हों। तो रिसर्च जो है ना वो नए पुराने सभी चीज़ों का समागम भी हो सकता है। इसमें आप प्लानिंग करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और अपने रिसर्च के रिजल्ट को प्रेजेंट करते हैं। और याद रखिएगा कि एथिक्स का खासा ध्यान रखा जाता है, यानी कि रिसर्च में आप किसी के काम को का चोरी नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको किसी के काम को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उनको क्रेडिट देंगे इसके लिए। उसके लिए अलग-अलग जो है वो चीज़ें बनी हुई हैं। आप जो है वो रेफ़रेंस के माध्यम से, है ना? रेफ़रेंस के माध्यम से बताएँगे। आप इन टेक्स्ट साइटेशन दे सकते हैं, जहाँ पर किसी के काम को अगर आपने यूज़ किया तो वहाँ पर एक मार्क नंबर लगा के या कुछ लगा के मार्क करके, और नीचे में आप जो है वो चीज़ों को लिख देते हैं कि कहाँ से कौन चीज़ें जो है वो उठाई गई हैं। और उसके लिए भी अलग-अलग, जैसे एपीए स्टाइल होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एमएलए मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल होता है। तो ये अलग-अलग तरीके का ये स्टाइल भी हो सकता है, यानी मेंशन करने का कि कैसे मेंशन करेंगे। जैसे कहीं पे आप जो है ना वो नाम लिखते हैं स्मिथ लिख के, इसके बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद से फर्स्ट नेम का इनिशियल लिखते हैं, इसके बाद से
आप जो है वो जिस भी किताब से आपने वो लिया वो लिखेंगे, फिर पेज नंबर लिख देंगे। ऐसे करके अलग अलग तरीका होता है जिस तरीके से आप दर्शा सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं। तो रिसर्च एक एथिकल चीज़ें भी इसमें फॉलो होती हैं, एथिक्स भी फॉलो होता है, वैल्यू का खासा ध्यान रखा जाता है रिसर्च करते समय। आप ये देखेंगे कि ओरिजिनल वर्क किसी का अगर काम कर रहे हैं तो उसको ड्यू क्रेडिट आपको देना होगा, है ना? तो मैं आशा करता हूँ कि एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन आपको मिला होगा रिसर्च को लेके। आगे बढ़ते हैं, अब रिसर्च के टाइप्स को जल्दी-जल्दी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे, ये तीसरी बार इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप बैच में थे, तो आप जो है ना एक बार बैच में पढ़ाया गया, मेन बैच में, एक बार टॉपर बैच में पढ़ाया गया और ये तीसरी बार हम इसको जो है रिवीजन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे। बेसिक या प्योर रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कि ये मूल शोध होता है। नए चीज़ों को डेवलप करना है, अगर जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है उसको डेवलप करना है, नए नॉलेज को डेवलप करना है बिना किसी कंसर्न के कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसा होगा, उसका रियल लाइफ यूज़ कैसा होगा, तो उसको हम कहते हैं बेसिक रिसर्च। तो ये क्यूरियोसिटी ड्रिवन, जिज्ञासा से प्रेरित होता है। इसके बाद आते हैं हम अप्लाइड रिसर्च। तो जब चीज़ों को अप्लाई करना है, रियल वर्ल्ड में यूज़ करना है, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ आपको साथ-साथ में जो है ना वो थोड़ा एग्ज़ाम्पल्स भी देता हुआ चलूँगा। एग्ज़ाम्पल देते हुए चलूँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा, चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से समझ आएँगी, है ना? तो चलिए एग्ज़ाम्पल देते हुए ही चलता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, सबसे पहले हम बेसिक रिसर्च का देख लें एग्ज़ाम्पल। तो अगर आप देखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, इसमें मेमोरी कैसे काम करता है, मतलब उन चीज़ों को कैसे याद रखते हैं, इसके ऊपर अगर रिसर्च हो रहा है तो ये फंडामेंटल रिसर्च हो गया। अगर आप अप्लाइड रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो मान लीजिए एक नए जो है वो टीचिंग मेथड आपने बनाया कि कैसे स्टूडेंट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप बेहतर करेंगे, आरसी कैसे बेहतर करेंगे, तो ये अप्लाइड रिसर्च होगा, इसको आप अप्लाई करके देखेंगे। एक्शन रिसर्च में प्रैक्टिशनर्स द्वारा ये जो है काम में लिया जाता है। प्रैक्टिशनर्स कौन है? आप और हम, जो टीचर हैं, वही प्रैक्टिशनर है। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने खुद के प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। जो एक्शन रिसर्च होता है ना, वो आपके नए-नए प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए होता है। तो एक टीचर है, जो अपने क्लासरूम के स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहा है, अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके, उनको उनके एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए और आउटकम को देखता है कि देखिए हम ऐसे कर रहे हैं तो क्या इससे स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं क्या? तो ये जो है ना एक्शन रिसर्च हम कह सकते हैं कि अगर आपको इंस्टेंट इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मतलब अगर तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसके लिए होता है। मान लीजिए क्लास में बहुत शोर हो रहा है और आपने सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिया, वो एक्शन रिसर्च हो गया, है ना? इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यहाँ पर आप जो है ना वो कारण और प्रभाव पे फोकस होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। ये आप जो है ना कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ यानी कि यहाँ पे सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, वेरिएबल्स को, चरों को मैनिपुलेट करते हैं और कंट्रोल्ड कंडीशन में करते हैं। तो मान लीजिए कि एक ऐप आपने बनाया मैथ्स के लिए, ऐप आप जैसे यूज करते हैं ना ज्ञानस्थली का ऐप, वैसा ही एक ऐप आपने बनाया मैथ्स के लिए। और आप देखना चाहते हैं कि पहले जो ट्रेडिशनल मेथड से मैथ्स पढ़ाया जाता था और इस ऐप के माध्यम से जब मैथ पढ़ाया जा रहा है, तो क्या बच्चों के स्कोर में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, बिहेवियर को, कंडीशन को बिना उनको इन्फ्लुएंस किए, मतलब अपना कुछ भी उसमें आप अपने तरफ से कुछ भी बायसनेस नहीं दिखाएंगे, जो चीज़ें जैसी हैं एज इट इज़ उसको वैसे ही पेश कर देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। एक तरीके से पॉपुलेशन या फेनोमेना, उसके कैरेक्टरिस्टिक को अगर आप दर्शा रहे हैं। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव होता है, लेकिन याद रखिएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वालिटेटिव भी हो सकता है और ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही हो सकता है ना? तो सर्वे, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशनल मेथड, ये सभी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आ जाता है। मान लीजिए आप सर्वे कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ऑफलाइन, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आ जाएगा। हिस्टोरिकल रिसर्च नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐतिहासिक अनुसंधान या शोध होता है। आप पास्ट इवेंट, पुराने घट चुके जो भी घटनाएं हैं, इनको आप स्टडी करते हैं और समझना चाहते हैं कि उनका कारण क्या है और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, व्हाट इज द इम्पैक्ट दे आर क्रिएटिंग। तो आप पास्ट इवेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स या रिलिक्स के आधार पर, ये समझने के लिए कि पैटर्न क्या है, कॉजेज क्या हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च, मान लीजिए कि आप देखना चाहते हो कि जो भी अंग्रेज भारत में थे तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई थी, कॉलोनियल पॉलिसीज, और उन पॉलिसीज़ का भारतीय शिक्षा पर क्या असर रहा। आज भी आप देखते हो कि हमारे इंडियन एजुकेशन में इंग्लिश बहुत ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है, जबकि चाइना
में किसी से भी आप पूछोगे, मैक्सिमम लोग 90-95% लोग वहाँ इंग्लिश नहीं जानते हैं, और फिर भी चाइना का इकोनॉमी इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। जबकि हमारे यहाँ इंग्लिश ना जानना तो एक बहुत ही मतलब अपने आप को लोग नीचा महसूस करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? ये कॉलोनियल जो इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है। तो उनके जो एजुकेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा है, अगर ये जानना है, हिस्टोरिकल रिसर्च से आप पता लगा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। नाम से ही समझ में आ रहा है पोस्ट फैक्टो, किसी चीज़ के घट जाने के बाद, मतलब घटना जो है ऑलरेडी घट चुकी है। पोस्ट फैक्टो मतलब आफ्टर द फैक्ट, कोई भी घटना अगर घट चुकी है उसके बाद उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें आप कोई मैनिपुलेशन तो कर नहीं सकते हैं, है ना? तो ये इन्वेस्टिगेट करना है कारण और प्रभाव संबंध जो होता है, जहाँ पर वेरिएबल्स को मैनिपुलेट आप नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ इवेंट्स के इफेक्ट को स्टडी करेंगे जो ऑलरेडी अकर हो चुके हैं। रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता है वेरिएबल्स या चरों के ऊपर। आप चरों में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो मान लीजिए कि आप जो है वो ये देखना चाहते हो कि जो कोविड-19 से जो कोविड-19 से डेथ हुआ, कोमॉर्बिडीज़ की वजह से कितने डेथ्स हुए हैं, मतलब ऐसे लोगों का कितना डेथ हुआ है जो लोगों को पहले से कोई बीमारी थी। तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हो गया। क्वालिटेटिव रिसर्च में आप फोकस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, यानी ये गुणात्मक अनुसंधान है। इसमें आप ह्यूमन बिहेवियर, हमारे व्यवहार को समझना, हमारा मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, हमारा संस्कृति, कल्चर, अगर इसको समझना है आपको, तो ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा के हिसाब से अगर आप समझेंगे, जहाँ पर नंबर्स का इस्तेमाल ना हो, तो वो हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। तो यहाँ पे मीनिंग, कॉन्सेप्ट, एक्सपीरियंस नेचुरल सेटिंग में आप एक्सप्लोर करते हैं। इसमें न्यूमेरिक डेटा का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे आप किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, किसी का अवलोकन, ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी को मतलब कुछ होते हुए देख रहे हैं, या फिर टेक्स्ट को एनालाइज कर रहे हैं, ये सभी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर में आ जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च में। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में कलेक्शन और एनालिसिस होता है, जो न्यूमेरिकल डेटा है इसका। तो क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रा मतलब नंबर, है ना? इसमें नंबर्स का इस्तेमाल होगा। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है ना, ये स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, कंप्यूटेशनल टूल याद रखेंगे आप। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स शामिल होता है, सांख्यिकी शामिल होता है, यहाँ पर गणित शामिल होता है, और यहाँ पर जो है वो कॉम्प्यूटेशनल टूल, यानी ऐसे टूल्स जिससे आप कुछ कंप्यूट कर सकें, कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ना, इसमें आप कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हैं नंबर्स को, ये देखने के लिए कि क्या पैटर्न है, क्या रिलेशनशिप है, क्या ट्रेंड चल रहा है, स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से। तो मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि पिछले साल गर्मी के सीजन में कितने यूनिट एसी बेचे गए एक पर्टिकुलर सिटी में, आप देखना चाहते हैं। और फिर अगले साल फिर से देखते हैं और पैटर्न को देखना चाहते हैं कि हर साल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो होता है, YoY, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितने परसेंट का हो रहा है एसी इंडस्ट्री में। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गया, क्योंकि इसमें आपको नंबर्स की ज़रूरत होगी। हाँ? मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही सिंपल शब्दों में जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा हो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम देख लेते हैं अनुसंधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। देखिए, जो रिसर्च होता है ना, वो याद रखिएगा, ये हमेशा व्यवस्थित और तार्किक होता है, ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल होता है। ये ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल एविडेंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ये एम्पेरिकल एविडेंस और ऑब्जर्वेबल फेनोमेना, अनुभवजन्य साक्ष्य और अवलोकनीय घटनाओं पर आधारित होना चाहिए। यानी कुछ भी आप हवा हवाई बात नहीं करेंगे रिसर्च में, है ना? कोई भी चीजें जो है ना वो एविडेंस बेस्ड होंगी, यानी उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य शामिल होने चाहिए, है ना? रिसर्च कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि जिसके पीछे कोई भी एविडेंस ना हो, कोई साक्ष्य मौजूद ना हो। रिसर्च को ऑब्जेक्टिव होना होगा, वस्तुनिष्ठ होना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में उसको लगाया जा सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो रिजल्ट आ रहा है, कोई और कर रहा है तो दूसरा रिजल्ट आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्रिटिकल एनालिसिस के लिए रिसर्च को रेडी रहना पड़ेगा, यानी ऐसे लोग जो आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, तभी तो प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करेंगे कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, है ना? रिसर्च में आपको उपयुक्त मेथोडोलॉजी, कार्य प्रणाली का इस्तेमाल करना होगा। किस टाइप का रिसर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से ये होता है, और टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। रिसर्च का एम होता है कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, इनको हल कर सकें और नए नए जो ज्ञान है इसका सृजन कर सकें, जनरेट कर सकें। रिसर्च हमें हमेशा नैतिक मानदंडों का पालन करना चाहिए। किसी के काम को आप जो है ना वो चोरी नहीं करेंगे, है ना? एथिकल ग्राउंड पे एकदम मजबूत बने रहेंगे। आप कभी भी जो है साहित्यिक चोरी नहीं करेंगे, है ना? तो याद रखिएगा, रिसर्च में किसी और के काम को अपने नाम पर पब्लिश करा देना या बता देना या किसी को क्रेडिट ना देना, ये एथिकली बहुत गलत है। और रिसर्च ऐसा होना चाहिए जिसको रेप्लिकेट किया जा सके, दूसरे भी उसको दोहरा सकें, उसको सत्यापित किया जा सके, बार बार उसको परफॉर्म करके और सेम रिजल्ट पब्लिश किया जा सके।
तो अगर मैं एक नट शेल में बोलूँ, मतलब बहुत संक्षिप्त में बोलूँ, तो रिसर्च जो है ना वो ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल होना चाहिए। रिसर्च एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें सारी चीज़ें जो है ना वो एक के बाद एक हायरार्की में फॉलो होती हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। रिसर्च हमेशा एम्पिरिकल होना चाहिए, अनुभवजन्य होना चाहिए, रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन या अनुभव के आधार पे होना चाहिए। रिसर्च रेप्लिकेबल होना चाहिए, यानी दूसरे भी आपके द्वारा रिसर्च किया गया है तो दूसरे भी रिपीट कर सके। रिसर्च क्यूमुलेटिव होना चाहिए, मतलब आप एक्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर बिल्ड करें, जो पहले से नॉलेज है उसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल दे सके। और रिसर्च को एथिक्स फॉलो करना चाहिए, यानी कि मोरल और प्रोफेशनल नॉर्म्स को फॉलो करना होगा। ये सभी विशेषताएं हैं, तब जाके आपका रिसर्च एक बेहतर अनुसंधान, एक बेहतर रिसर्च बनता है। अब इसमें आ जाता है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, जिससे सवाल भी पूछे जाते हैं। पॉजिटिविज्म जो है ना, ये अज्यूम करता है कि रियलिटी फिक्स है, लेकिन क्या ऐसा है क्या? रियलिटी क्या फिक्स है? प्रत्यक्षवाद मानता है कि वास्तविकता निश्चित है, एक ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम सभी की वास्तविकता अलग-अलग है। मेरे लिए जो चीज़ अच्छी हो सकती है, वो आपको खराब लग सकती है। हो सकता है मुझे करेला पसंद हो और आपको करेला बिल्कुल पसंद ना हो, है ना? तो हमारे प्रेफ़रेंसेस अलग-अलग हो सकते हैं, हमारे संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को देखने का अलग-अलग हो सकता है, हमारे एक्सपीरियंस किसी चीज़ को लेके अलग-अलग हो सकता है। हो सकता है आप किसी स्टोर में गए हों, किसी भी एक मान लीजिए ग्रोसरी स्टोर में गए हों और वहाँ पर आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा हो और उसी में मेरा अनुभव खराब रहा हो, तो मेरे लिए वो चीज़ें खराब हो गई, आपके लिए अच्छी हो गई। तो आप जो है ना, ये नहीं कह सकते हैं कि चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल वस्तुनिष्ठ हैं, लेकिन इस पॉजिटिविज़्म मानता है कि रियलिटी जो है वो फिक्स है। और आप बताता है कि अगर वैज्ञानिक तरीकों तरीकों का उपयोग करेंगे तो वस्तुनिष्ठ रूप से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये बताता है कि रिसर्च जो है ना वो वैल्यू फ्री और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के ऊपर, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, यानी मूल्य मुक्त होना चाहिए, अनुभवजन्य अवलोकन होना चाहिए और तार्किक तर्क पर जोर देना चाहिए। तो पॉजिटिविज्म जो है ना वो बात करता है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी होता है किसी भी चीज़ को मेज़र करने का। आप साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करिए, एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करिए, क्वांटिफाइबल डेटा का इस्तेमाल करिए। रिसर्चर को डिटैच रहना होगा। ये रिसर्च मानता है कि रिसर्चर का कोई भी जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता है रिसर्च के रिज़ल्ट पे, लेकिन आप और हम दोनों जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। हमारा प्रभाव ज़रूर पड़ता है, हमारे बायसनेस ज़रूर अपने होते हैं। अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हम अनबायस होने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा कोई भी पूर्व चीज़ें जो भी हमारे प्री एक्जिस्टिंग जो नेचर है वो हमारे रिसर्च के रिजल्ट पे हावी ना हो, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। तो हम ऐसा कह नहीं सकते कि हम डिटैच या न्यूट्रल एक रिसर्चर होता है या फिर रिसर्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, है ना? तो लेकिन पॉजिटिविज्म ऐसा ही मानता है। पॉजिटिविज्म कहता है कि भाई आप स्टूडेंट का आईक्यू स्कोर मेज़र कर रहे हैं इंटेलिजेंस को स्टडी करने के लिए, तो वही ब काफ़ी है। अब दूसरे चीज़ें उसके इंटेलिजेंस पर प्रभाव नहीं डालती हैं, सिर्फ़ आईक्यू स्कोर जो है वो सही है, क्योंकि वो साइंटिफिक है, एम्पिरिकल है। लेकिन क्या ऐसा है क्या? हो सकता है वो स्टूडेंट जो है ना वो मेंटली उसको टॉर्चर किया जा रहा हो, जिसकी वजह से उसका आईक्यू लेवल जो है वो कम दिखा रहा हो। हो सकता है कि वो स्टूडेंट जो है ना उसके घर में बहुत ज़्यादा ये डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, घर में माहौल अच्छा ना हो, इस वजह से वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा हो। तो ये बहुत सारे अलग-अलग नज़रिया हो सकता है, लेकिन पॉजिटिविज़्म ऐसा नहीं मानता, है ना? पोस्ट पॉजिटिविज़्म जो है ना, ये एक्नॉलेज करता है, ये स्वीकार करता है कि मानवीय पूर्वाग्रह भी कारण बन सकते हैं, यानी ह्यूमन बायसेस हो सकते हैं। अगर एक रिसर्चर है, तो हो सकता है कि उसका अपना कुछ मान्यता हो और उस मान्यता को वो अपने रिसर्च में ज़रूर जाने-अनजाने ला देता है ना? तो रियलिटी को हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि एक ही रियलिटी है। ये कहता है कि भाई हमें जो है वो संदर्भ का भी ध्यान रखना होगा, कॉन्टेक्स्ट देखना होगा कि हर एक बच्चा जो है वो अलग-अलग संदर्भ से आ रहा है। तो थ्योरी अलग हो सकती है, वैल्यूज़ अलग हो सकते हैं। तो क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव अप्रोच अपनाता है पोस्ट पॉजिटिविज़्म। यहाँ पर बात करता है कि भाई क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करना होगा, थ्योरी लेडन ऑब्जर्वेशन करना होगा, यानी सिद्धांत युक्त अवलोकन करना होगा हमें। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच दोनों को अपनाना होगा और बायस, वैल्यू और कॉन्टेक्स्ट तीनों हो सकता है रिसर्च में। तो मान लीजिए कि हम अगर एक स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि टीचर जो है ना क्या वो मतलब टीचर बिलीव करते हैं कि जो क्लासरूम इंटरैक्शन है, वो कहीं न कहीं स्टूडेंट के रिज़ल्ट पर जोर डालता है और क्लासरूम में इंटरैक्ट करते समय टीचर अपनी पूर्वाग्रहों को भी शामिल कर देते हैं। तो टीचर का बिलीफ जो है, टीचर क्या मानते हैं वो जो है क्या क्लासरूम के इंटरैक्शन पर उसका असर होता है? तो ज़रूर होता है, क्योंकि टीचर क्या मानते हैं वो अपने क्लासरूम में इंटरैक्ट करते हुए ज़रूर अपने बच्चों से वो
बातें करते। कई बार हमने हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोफ़ेसर्स और टीचर्स होते हैं ना, जो अपने एजेंडा को न जो है वो अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे और वैसी ही चीज़ें लेके चलेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए फ़ेमस भी हैं, आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि वो एजेंडा के ऊपर काम करते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ सामने आ रहे हैं, तो वो क्या है? वो वही तो है पोस्ट पॉजिटिविज़्म। इसमें ही ये बात होता है कि भई रियलिटी जो है ना, वो उसमें कहीं न कहीं बायसनेस भी शामिल होता है, जो कि एक टीचर या प्रोफ़ेसर कोई भी पढ़ा रहा है तो वो कर सकता है। चलिए, अब ज़्यादा समय इस पे ना देके हम चलते हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च पे और जल्दी-जल्दी इसमें आगे बढ़ते हैं। मेथड्स में सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च, प्रायोगिक विधि। प्रायोगिक विधि में हम मैनिपुलेट करते हैं एक या उससे अधिक स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ये देखने के लिए कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ये दूसरों पर निर्भर कर रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब ये स्वतंत्र है। तो अगर इसमें हम कुछ बदलाव कर रहे हैं इंडिपेंडेंट में, तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। अगर मान लीजिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी का अगर हेल्थ खराब हो रहा है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल आप और आपकी फैमिली है। तो आप और आपके फैमिली की कंडीशन पर उसका क्या असर आ रहा है, क्योंकि पिताजी अगर आपके आपके घर को चला रहे हैं, है ना, रोजी-रोटी पिताजी से ही आ रहा है, तो आप लोग डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो आप लोग के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आएगा ना, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर कोई भी हम बदलाव कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल कंडीशन के अंदर ये करते हैं हम, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड, है ना, प्रायोगिक विधि। तो ये लैब्स में या कंट्रोल फील्ड सेटिंग में कंडक्ट किया जाता है। एक ग्रुप को आप मान लीजिए 2 ग्रुप्स आपने बाँट दिया है स्टूडेंट्स का, जहाँ पर एक ग्रुप को आपने होमवर्क दे दिया और दूसरे को नहीं दिया। और फिर देखते हैं कि जिनको होमवर्क दिया उन पे क्या असर आता है, उनके रिजल्ट पे, और जिसको नहीं दिया उस पे क्या आता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड हो जाए, जहाँ पर आप जो है ना, वो आपके सामने एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है और एक डिपेंडेंट ग्रुप हो जाता है ना। तो जिसको हम कहते हैं कि भाई एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है। 2 टाइप के ग्रुप आप बना सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड वर्णनात्मक विधि जो होती है ना, आप इसमें सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं नेचुरल अकरिंग फेनोमेना को। याद रखिएगा, कोई भी अगर घटना घट रही है तो जैसे हो रहा है ज्यों का त्यों, याद रखिएगा ज्यों का त्यों, जैसा जो हो रहा है वैसा का वैसा अगर आप बता देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ रिसर्च। इसमें सर्वे, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी शामिल होते हैं। तो सर्वे आप करते हैं, ऑब्जर्वेशन जब आप करते हैं तो उसमें क्या अपना कुछ जो है वो इनपुट डालते हैं क्या? नहीं डालते हैं। उसमें जो चीज़ें जैसी हैं आप वैसा का वैसा उसको पेश कर देते हैं। हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है, जो आपका हिस्टोरिकल मेथड है, जो आपका ऐतिहासिक शोध है, इसमें क्या होता है, इस तरीके के मेथड में आप जो पुरानी घटनाएँ घट चुकी हैं, है ना? तो उसको प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेज़ के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आप जो भी रिकॉर्ड है, जो भी आर्काइव है पहले का, मान लीजिए कोई घटना घटी है तो उसका क्या रिकॉर्ड है। जैसे अभी कुछ दिन पहले कोविड चल रहा था, तो कोविड का रिकॉर्ड जो है हम देखेंगे कि कितने कितने इसमें हमें जो है ना वो मौतें देखने को मिली, और क्या-क्या जो है हमने किया जिसकी वजह से हम इसको कर्ब करने में, इसको रोकने में सफल रहे। क्या-क्या हमारे जो है किस तरीके से हमारा जो है पूरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर काम कर रहा था उस समय। तो पास्ट इवेंट को समझने के लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो स्वतंत्रता के बाद कैसे बेहतर हुआ है धीरे-धीरे करके, तो भारत की अलग-अलग पॉलिसी राधाकृष्णन कमीशन से लेके और एनईपी 2020 तक जितने बीच में अलग-अलग पॉलिसीज़ आएँगे उनका आप समीक्षा करेंगे, तो वो क्या हिस्टोरिकल मेथड हो गया। इसके बाद क्वालिटेटिव मेथड, है ना? गुणात्मक विधि जो है, तो ये ह्यूमन बिहेवियर जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसके ऊपर जोर डालता है। यानी ये बिहेवियरल है, इसमें नंबर्स नहीं आते, इसमें इमोशंस, बिहेवियर, सोशल फिनोमेना, इनको नॉन स्टैटिस्टिकल टूल्स से जो है वो जैसे इंटरव्यू, फील्ड नोट, इनके माध्यम से आप जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं, है ना? तो इसमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आप लेना चाहते हैं थ्रू केस स्टडी, इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन। इसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस को मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि समझना चाहते हैं कि कैसे जो हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में जो भी अलग-अलग प्रथाएँ हैं वो जो लड़कियाँ हैं, उनके एजुकेशन को प्रभावित करती हैं। तो ये क्वालिटेटिव मेथड से आप देखेंगे। क्वांटिटेटिव मेथड में नंबर्स का इस्तेमाल होता है, तो इसमें मेज़रेबल वेरिएबल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें जिनको आप माप सकें। सांख्यिकीय इसमें डेटा होता है, संख्यात्मक विश्लेषण, न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड टूल्स और लार्ज सैंपल्स का इस्तेमाल करते हैं हम, और चीज़ों के पैटर्न को, चीज़ों में कैसे जो है बदलाव आ रहे हैं, चेंजेज़ आ रहे हैं, क्या ट्रेंड बन रहा है, इन सभी चीज़ों को हम देखना चाहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू, न्यूमेरिकल डेटा और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके। तो मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे ड्रॉप आउट करके चले जा रहे हैं क्लास 9 टू 12th में।
तो अलग अलग स्टेट्स का सेंसस डेटा आप देखेंगे तो उससे पता चलेगा। ये क्वांटिटेटिव मेथड हो गया, है ना। अब रिसर्च की जो प्रक्रिया है, स्टेप्स को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, या क्वेश्चन वहाँ पर आप आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को, आपको प्रॉब्लम दिखता है। फिर उसके रिलेटेड लिटरेचर, उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें अभी तक काम हुआ है उसको देखेंगे और उसमें गैप्स को फाइंड करेंगे कि कहाँ पे गैप मिल रहा है। इसके बाद आप हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, एक परिकल्पना निर्माण करेंगे और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं इसी टाइम पे। हाइपोथेसिस एक जो आपको मालूम होना चाहिए कि एक स्टेटमेंट होता है ना। एक स्टेटमेंट होता है, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, जिसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं, और ये डायरेक्शनल भी हो सकता है, नॉन डायरेक्शनल भी हो सकता है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, आप कोई भी रेडी कर सकते हैं। फिर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में देखते हैं कि कैसे आप सैम्पलिंग करेंगे, कैसे जो है आप जो है वो सैंपल को कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, उनको एनालाइज कैसे करेंगे, कैसे उसकी व्याख्यान करेंगे, कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर उसको कैसे सामान्यीकरण करेंगे, उसका रिकमेंडेशन देंगे, फिर लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे रिसर्च रिपोर्ट को, उसको डिसमिनेट करेंगे, उसको कैसे जो है वो आप जो है अलग-अलग पूरे विश्व में अलग-अलग लोगों तक पहुँचाएँगे थ्रू जर्नल एंड रिसर्च पेपर्स, है ना? थीसिस के माध्यम से, रिसर्च पेपर के माध्यम से, जर्नल से आप कैसे उसको पहुँचाएँगे। तो ये अलग-अलग स्टेप्स हैं रिसर्च प्रोसेस के, है ना? याद रखिएगा, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जहाँ पे आप एक टॉपिक या इश्यू को सेलेक्ट करेंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, देन रिसर्च डिजाइन, जहाँ पर आप मेथोडोलॉजी को प्लान करेंगे, सैंपल टूल्स वेरिएबल, देन सैम्पलिंग करेंगे, देन डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, रिपोर्ट राइटिंग, एंड देन पब्लिकेशन और डिससेमिनेशन, जहाँ पर यू विल शेयर विद द एकेडमिक कम्युनिटी कि क्या-क्या आपका रिसर्च का रिपोर्ट आया हुआ है ना? अब हम बढ़ते हैं थीसिस और आर्टिकल राइटिंग के ऊपर। थीसिस राइटिंग क्या होता है? थीसिस राइटिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है थीसिस, जो कि सबमिट किया जाता है एकेडमिक डिग्री के लिए। तो जब आप पीएचडी करेंगे ना, तो पीएचडी करने के समय जो आप सबमिट करते हैं वो थीसिस होता है। किताब माफिक होता है, बहुत मोटा होता है, 400-500 पेज लगभग होता है, जिसमें बहुत ही डिटेल अकाउंट होता है जिस भी चीज़ पर आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में। थीसिस में आपके क्या होते हैं कंपोनेंट्स, टाइटल पेज होता है। टाइटल पेज सबसे पहले आता है। टाइटल पेज के बाद एब्स्ट्रैक्ट आप लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इसके बाद लिटरेचर रिव्यू करते हैं, इसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, फाइंडिंग एंड डिस्कशन करते हैं, कंक्लूजन और सजेशन देते हैं, फिर रेफरेंसेस और अपेंडिसेस ये लास्ट में शामिल होता है ना। और इसमें रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, अपेंडिसेस ये सभी शामिल होता है। एग्जांपल के लिए अगर पीएचडी थीसिस आप देना चाहते हैं कि भाई एनईपी 2020 ले लेते हैं, तो द इम्पैक्ट ऑफ एनईपी 2020 ऑन टीचर ट्रेनिंग इन इंडिया, अगर इसके ऊपर आप थीसिस लिखना चाहते हैं तो आप रिसर्च आर्टिकल राइटिंग करेंगे। याद रखिएगा कि जो भी चीज़ें जो सॉरी थीसिस राइटिंग करेंगे जिसमें सारी चीज़ें मेंशन करेंगी। अच्छा, रिसर्च आर्टिकल राइटिंग क्या होता है? ये कॉन्साइज़ और फोकस होता है सिंगल रिसर्च आइडिया पे। थीसिस बहुत ज़्यादा डिटेल्ड अकाउंट होता है, जबकि रिसर्च आर्टिकल जो होता है ना, ये काफ़ी छोटा होता है। थीसिस से काफ़ी छोटा है। पब जर्नल में पब्लिश कराने के लिए होता है 15-20 पेज हो सकता है, 10 पेज हो सकता है ये। और ये जो है ना, एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। सबसे पहले आप एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, जो कि बहुत ही छोटा होता है, 1 पेज का एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। फिर इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर मेथोडोलॉजी लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, डिस्कशन करेंगे, कंक्लूजन और फिर रेफरेंसेस। तो ये आपका जो है वो रिसर्च आर्टिकल इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना? आर्टिकल्स को सबमिट किया जाता है जर्नल्स में पब्लिश होने के लिए। एक आर्टिकल जो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में हो सकता है, आप पब्लिश कर दें, तो ये रिसर्च आर्टिकल राइटिंग होता है। इसके बाद आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट जो जो आपसे बार-बार पूछता है एनटीए, और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग, है ना? कि कैसे आप रेफरेंसिंग करते हैं। रेफरेंसिंग मतलब क्या हो गया, किसी के काम को यूज़ करते हैं तो कैसे उसको आप लिखेंगे, उनके काम को, कि भाई कहाँ से आपने क्या यूज़ किया। तो सबसे जो पॉपुलर है वो है एपीए स्टाइल। एपीए स्टाइल अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल का, ये अभी लेटेस्ट आया है 7th एडिशन। सोशल साइंस में इस्तेमाल होता है इसका। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए, अगर इन टेक्स्ट साइटेशन, यानी कि अगर उसके अंदर ही लिख रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर पूरा आपने एक पैराग्राफ लिखा है, इसके अंदर लिखना है, तो आप ऐसे लिख देंगे शर्मा, और फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख देंगे, है ना। और रेफरेंस अगर आप देते हैं तो रेफरेंस लास्ट में दिया जाता है, तो उसमें पूरा डिटेल लिखना होगा। मान लीजिए बुक लिखना है तो आप लिखेंगे शर्मा, फिर यहाँ पर इनिशियल लिख देंगे, इसके बाद वो ईयर वाला जब पब्लिश हुआ है वो लिख देंगे, फिर बुक का नाम रिसर्च मेथड इन एजुकेशन, पब्लिशर का नाम सेज पब्लिकेशन, ऐसा लिख देंगे। और रेफरेंस अगर देंगे जर्नल में तो फिर ऐसे तरीके से लिख देंगे, वर्मा पी 2020 रोल ऑफ आईसीटी इन टीचर एजुकेशन, जर्नल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जर्नल का नाम रहेगा। फिर ये यहाँ पर आप सारी चीज़ें, पेज नंबर कितने बजे कितने से कितने तक है, क्या है, ये सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे। ये
आप जो है ना ये पीडीएफ के माध्यम से ये पूरा देख लेंगे, है ना? इसको आपको देखना ही पड़ेगा, मैं कितना भी बता दूँ, लेकिन ये आपको एक बार देख के समझना होगा। इसके बाद आ जाता है एमएलए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल है, ये 9th एडिशन है इसका। ह्यूमैनिटीज में इस्तेमाल होता है अगर आप टेक्स्ट के अंदर लिख रहे हैं, यानी कि आप ऐसे आर्टिकल लिखा उसके अंदर आप लिख रहे हैं तो ऐसे लिख देंगे गुप्ता फिर पेज नंबर। लेकिन अगर वर्क साइटेड का लिखेंगे तो फिर पूरा लिखेंगे गुप्ता, फिर यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर ये लिख देंगे बुक का नाम, उसके बाद पब्लिशर लिख देंगे और कहाँ पे हुआ है और ये ईयर, है ना? तो ये आपका एमएलए स्टाइल हो गया। शिकागो स्टाइल हिस्ट्री और सोशल साइंसेज में इस्तेमाल होता है। आप फुट नोट शिकागो स्टाइल में लिखते हैं। फुट नोट का मतलब होता है कि पेज के नीचे आप देखे होंगे आप कि ऐसे करके एक लाइन बना होता है और नीचे में लिखा होता है। तो ऐसे उसमें नंबर्स होगा। जैसे यहाँ पर 1 लिख दिया कहीं पे, जैसे मान लीजिए लिख रहा हूँ कि ड्यू टू दिस स्टडी और स्टडी के बाद मैंने लिख दिया ऐसे 1, तो इसका मतलब हो गया कि मैं इस वाले के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लिख देंगे राजीव मेहता द कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन, न्यू दिल्ली आर्या पब्लिशर्स, ऐसे करके ये लिख देंगे, है ना? ऐसे भी अलग-अलग और स्टाइल्स होते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन से जस्ट पहले मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स दूँगा और वो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अलग-अलग रेफरेंसिंग स्टाइल्स, स्वयं के कौन-कौन से क्वाड्रेंट होते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर मैं मेंशन करूँगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, वो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले मैं हमेशा देता हूँ, हर एग्ज़ाम के पहले। और वो इस वाले एग्ज़ाम में भी मैं करने वाला हूँ, तो आप टेलीग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें। बिल्कुल ज्ञानस्त्री क्लासेस को टेलीग्राम पर फॉलो करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका फीडबैक क्या है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, अगर मैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन देखूँ अनुसंधान में, रिसर्च में, क्या होगा? देखिए आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, ये कहीं न कहीं रिसर्च को एनहांस करता है बाय इम्प्रूविंग क्या? एक्सेस, एक्यूरेसी, कोलैबोरेशन एंड डिसेमिनेशन, यानी कैसे आप जो है वो रिसर्च को एक्सेस कर रहे हैं, इसकी पहुँच को बढ़ा रहा है। कितना एक्यूरेट रिसर्च है, आप आज आईसीटी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे टूल्स आ चुके हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं। आप पूरे विश्व में कहीं से भी अलग-अलग लोगों से कोलैबोरेट कर सकते हैं विद अ क्लिक ऑफ अ बटन, एक बटन के क्लिक पे। और कैसे डिसेमिनेट होता है, कैसे इसको रिसर्च को जो है ना वो शेयर किया जाता है, डिसेमिनेट किया जाता है, इसके बारे में भी आईसीटी इसमें भी हेल्प करता है। लिटरेचर लिटरेचर सर्च करने के लिए आपके सामने जो है ना वो गूगल स्कॉलर और एरिक, शोधगंगा और जेस्टोर जैसे अलग-अलग जो है वो टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं या फिर ऐप्स हैं, जो कि लिटरेचर सर्च में आपको हेल्प करता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है ना किसी भी एक टॉपिक के ऊपर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन के लिए आईसीटी के टूल्स में गूगल फॉर्म आ गया, सर्वे मंकी आ गया, मोबाइल ऐप्स हैं, और ये सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ज़्यादा थ्योरी कराऊँ और उसमें एक भी क्वेश्चन ना मिले, उससे बढ़िया है कि मैं टू द पॉइंट चीज़ों को लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। डेटा एनालिसिस के लिए आपके सामने आ जाता है क्या? जैसे ये है डेटा एनालिसिस टूल्स लाइक एसपीएसएस, आर, एक्सेल, पाइथन, ये सभी डेटा एनालाइज करने के लिए होता है। तो अगर मैं बात करूँ एसपीएसएस के बारे में ना, तो ये होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। किसने डेवलप किया अगर ये मैं बोलूँ तो आईबीएम। आईबीएम का नाम आपने सुना होगा, इसने इन्होंने ही डेवलप किया है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसका ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड होता है, तो इसमें एडवांस प्रोग्रामिंग नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं होती, मेन्यू ड्रिवन होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये डेटा एनालाइज़ करने के लिए ये अलग-अलग जो है वो चीज़ें हैं। रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए मेंडली, ज़ोटेरो और एंडनोट है। मैं कह रहा हूँ इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ामिनेशन में देखने को मिलेगा, सिर्फ़ इतने से ही, है ना? सारी चीज़ें एक जगह पे लाके मैंने रख दिया है। क्वेश्चन पिछले 2-3 ईयर में आप देखेंगे ना तो बहुत सारे पूछा गया है। ये एरिक से, शोधगंगा से, जेस्टोर से, डेटा एनालिसिस टूल से क्वेश्चन पूछा गया है। रेफरेंस के लिए मेंडले, ज़ोटेरो, इससे भी क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था। एंडनोट, प्लेजरिज्म चेक, साहित्यिक चोरी किसी ने अगर किया है, किसी का काम किसी ने कॉपी किया है तो उसके लिए टर्न इट इन और ग्रामरली जैसे अलग-अलग जो है वो टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं। कोलैबोरेशन टूल जैसे गूगल डॉक्स, एमएस टीम्स और ज़ूम है जिससे आप लोगों से कोलैबोरेट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए कैनवा, पावर पॉइंट और प्रेज़ी है जिसके थ्रू आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं चीज़ों को। तो एकदम टू द पॉइंट जो है ना वो यहाँ पर मैंने आपके लिए लेके आया है, यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए एग्ज़ाम्पल। देखिए एसपीएसएस को सर्वे डेटा के लिए अगर एनालाइज़ करने का इस्तेमाल होता है, 500 स्टूडेंट का मान लीजिए आप सर्वे कर रहे हैं कि उनके लर्निंग प्रेफरेंसेस क्या हैं, एसपीएसएस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हिंदी में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब हम आ जाते हैं रिसर्च एथिक्स पे। देखिए
एथिक्स जो रिसर्च में होता है ना, इंश्योर करता है कि स्टडी जो है वो इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पेक्ट्स के साथ किया गया है। ह्यूमन डिग्निटी का उसमें पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। मतलब अगर आप पार्टिसिपेंट रख रहे, आपके रिसर्च में कोई पार्टिसिपेंट है, कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उन प्रतिभागियों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। आप जो भी फाइंडिंग्स हैं उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखिए। आप जो आपके जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनके प्रोटेक्शन का ध्यान रखिए कि उनके कोई भी पर्सनल डेटा लीक ना हो। एथिकल प्रिंसिपल में इन्फॉर्म्ड कंसेंट शामिल होता है, यानी उनको आप बताएंगे, सूचित सहमति लेंगे। पार्टिसिपेंट को पता होना चाहिए कि वो अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या हो सकते हैं, क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन, अगर कोई प्राइवेट डेटा है तो गोपनीयता मेंटेन रखना आपकी जिम्मेदारी है। पर्सनल डेटा को हमेशा प्रोटेक्ट रखना चाहिए और इसके लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट जो है वो आप रूल्स को अपनाएं, लेकिन डेटा प्रोटेक्ट रखें। प्लेजरिज्म अवॉइडेंस करना चाहिए, किसी और के काम को नहीं चोरी करना चाहिए, चोरी करने से बचना चाहिए। साइटेशन कर दीजिए, मैंने बताया था ना, एपीए स्टाइल हो गया, शिकागो स्टाइल हो गया, एमएलए स्टाइल हो गया, हार्वर्ड स्टाइल हो गया। अलग अलग स्टाइल है जिससे आप साइटेशन कर सकते हैं। सोर्सेज जहाँ से आपने उठाए हैं उनको मेंशन करिए। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा अखंडता के लिए आप कोई भी तरीके का फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा नहीं करेंगे। एज इट इज़ जो डेटा है उसका इस्तेमाल करेंगे, और चाहे वो गलत हो, चाहे वो सही हो, चाहे वो रिसर्च में आपके हेल्प कर रहा हो नहीं कर रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉन मैलेफिसेंस मतलब गैर हानिकारिकता, तो आप जो है ना वो कभी भी पार्टिसिपेंट्स को कोई हार्म नहीं पहुँचाएँगे, है ना? कोई भी चीज़ आपके रिसर्च में हो रही है तो वो पार्टिसिपेंट्स तक नहीं पहुँचना चाहिए। और एथिकल क्लियरेंस चाहिए, यानी बहुत सारे रिव्यू बोर्ड हैं जो सेंसिटिव रिसर्च के ऊपर ध्यान देते हैं, तो ऐसा कुछ रिसर्च मत कर दीजिए जो सेंसिटिविटी पे ध्यान ना देता हो। बहुत सारे पहले रिसर्च किए जाते थे जहाँ पे बहुत क्रूरता किया जाता था, बर्बरता किया जाता था लोगों के ऊपर या फिर कोई जानवरों के ऊपर। तो रिसर्च एथिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। एथिकल अप्रूवल की ज़रूरत है, आपको रिव्यू बोर्ड से अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। तो मान लीजिए एक रिसर्चर है, वो कंसेंट ले रहे हैं कोई भी इंटरव्यू रिकॉर्ड करने से पहले, तो ये आपका रिसर्च एथिक्स के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा दूसरे इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जल्दी-जल्दी में ये चीज़ें आप अगर देख लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। देखिए, वेरिएबल्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं ना, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, याद रखिएगा। जो स्वतंत्र चर हैं इनमें हम हेर-फेर करते हैं, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जो आश्रित चर हैं, उसमें हम मेज़रमेंट करके देखते हैं कि उनमें क्या बदलाव आ रहा है। तो आप मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और रिज़ल्ट देखते हैं, मेज़र करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। कंट्रोल जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है और इंटरवेनिंग जो होता है वो मीडिएटिंग होता है। याद रखिएगा कि जो हस्तक्षेप करने वाला होता है वो इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है और कंट्रोल वेरिएबल जो है ना ये हमेशा कांस्टेंट होता है। हाइपोथेसिस क्या है? परिकल्पना क्या है? एक टेंटेटिव प्रेडिक्शन है, एक अस्थायी भविष्यवाणी आप कह सकते हैं, एक एजुकेटेड गेस है। कभी भी जो है ना वो हवा में बात नहीं करते हैं आप। हाइपोथेसिस में एजुकेटेड गेस होता है, एविडेंस बेस्ड गेस होता है, जिसमें हो सकता है कि वो बाद में एक्सेप्ट ना हो, रिजेक्ट हो जाए, लेकिन वो एजुकेटेड गेस ही होगा, उससे रिलेटेड ही होगा जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें नल हाइपोथेसिस हो सकता है जिसको हम एच नॉट से दर्शाते हैं, और अल्टरनेट हो सकता है जिसको हम H1 से दर्शाते हैं। तो नल का मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मान लीजिए आप मेडिसिन है और उस शुगर के लिए आपने कोई मेडिसिन बनाया, एक डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन बनाया, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है किसी भी पेशेंट, ना कुछ प्रॉफिट है ना उसका कोई लॉस है, तो नल हाइपोथेसिस मतलब एक्सेप्ट हो जाएगा। अल्टरनेट मतलब होता है कि उसका प्रभाव पड़ रहा है, हो सकता है पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा हो सकता है नेगेटिव हो रहा हो, लेकिन कोई ना कोई प्रभाव है तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। सैम्पलिंग के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ये सभी आपके प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आ जाते हैं। मतलब इसमें बराबर मौका मिलता है ना? इसमें स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रेटा मतलब अलग-अलग ग्रुप्स हैं जो कि कंसंट्रेटेड ग्रुप्स होते हैं, उसमें डिवाइड कर देते हैं। रैंडम सैंपलिंग में बिल्कुल ही रैंडमली कोई भी आप उठा लेते हैं वहाँ पर, लेकिन रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ, मौका सबको मिलता है। और सिस्टमैटिक सैंपलिंग में सिस्टमैटिक ऑर्डर आप फॉलो करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आप पर्पजिव सैंपलिंग में जो आपके पर्पस का हो, मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि 18 से 24 साल के ही लोगों का आपको सर्वे करना है, तो ये पर्पजिव सैंपलिंग में। कन्वीनियंस सैंपलिंग मतलब जो आपके पास लोग आ गए बस उन्हीं का आपने जो है वो सैंपलिंग ले लिया, कन्वीनियंस सैंपलिंग हो जाएगा। कोटा सैंपलिंग में आपने कोटा डिसाइड कर लिया कि इतने लोग, ये वाले इतने मेन होंगे, इतने विमेन होंगे, इतना चिल्ड्रन होंगे जिनका डेटा मुझे लेना है, तो ये आपका कोटा सैंपलिंग हो गया। तो सैंपलिंग के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैलिडिटी क्या होता है? देखिए, अगर कोई आपने उपकरण, कोई टूल आपने रेडी किया है, अगर वो टूल वही मापता है जो आप मापना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप मापने गए हो टेम्परेचर और माप के आगे प्रेशर, तो फिर वो तो गलत हो गया ना, वो वैलिड नहीं हुआ। तो वैलिडिटी का मतलब हुआ है कि
द टूल इज मेजरिंग व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, वो क्या मेजर करना चाहता है, तो ये वैलिडिटी हो गया। रिलायबिलिटी में क्या हो गया, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट, मतलब अगर बार बार सेम रिजल्ट पब्लिश कर पा रहे हो आप रिसर्च करके, तो उसको हम कहेंगे कि वो रिलायबल रिसर्च है। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में आता है नॉमिनल। नॉमिनल मतलब कैटेगरीज में श्रेणियां होती है, नाम मात्र होता है, नाम के आधार पर वो मेजरमेंट अगर कर रहे हैं तो वो नॉमिनल हो गया, है ना। तो नॉमिनल वाले में मान लीजिए कि जेंडर हो गया, तो जेंडर में मेल और फीमेल आ गया, ये नॉमिनल हो गया। ऑर्डिनल में रैंकिंग करते हैं, रैंक ऑर्डर, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका ऑर्डिनल हो गया। इंटरवल मतलब इक्वल इंटरवल, नो ट्रू जीरो, मतलब जैसे टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर मापने के लिए इसमें कोई ट्रू जीरो नहीं होता टेम्परेचर में ना, इंटरवल होता है, तो ये आपका हो गया इंटरवल। और रेशियो मतलब इसमें ट्रू या एब्सोल्यूट जीरो होता है, जैसे वेट, तो वेट किसी चीज का जीरो भी हो सकता है ना। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ जीरो टेम्परेचर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर पे भी कुछ ना कुछ फील तो होगा ही, लेकिन जीरो वेट का मतलब बिल्कुल कुछ नहीं, है ना। तो ये एब्सोल्यूट जीरो हो गया। ट्रायंगुलेशन क्या होता है, अगर आप अलग अलग मेथड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी फाइंडिंग को वैलिडेट करने के लिए, मान लीजिए आपने रिसर्च किया और कोई रिजल्ट आता है, लेकिन उसको आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग अलग अगर आप जो है मेथड्स को अलग अलग जो है वो विधियों का स्रोतों का उपयोग करते हैं, इसको हम कहते हैं ट्राइंगुलेशन। कंबाइनिंग मल्टीपल मेथड्स या डेटा सोर्सेज या थ्योरीज टू एनहेंस वैलिडिटी, वैधता को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो मान लीजिए आप सर्वे भी कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एक ही स्टडी में ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर, तो इससे इसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी, वैधता बढ़ जाएगा, है ना, और रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी। ट्रायंगुलेशन से दोनों ही हो जाता है। इसके बाद जो है ना, पायलट स्टडी क्या होता है, पायलट स्टडी, पायलट अध्ययन का मतलब होता है प्रीलिमिनरी स्टडी। मान लीजिए कि अगर फुल फ्लेजेड स्टडी आपने नहीं किया, कुछ बड़े स्तर पर करने से पहले एक छोटा सा आपने टेस्ट कर लिया। मान लीजिए कि आप एक टूथपेस्ट बनाने की कंपनी है और टूथपेस्ट आप जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं। लॉन्च करने से पहले पायलट स्टडी करके और आपने 200-400 लोगों पे टेस्ट किया कि क्या ये टूथपेस्ट जो है ना वाकई में काम कर रहा है और चलेगा या नहीं चलेगा। अगर फेल हो जाता है तो फिर 1-2 टेस्ट करके और उस प्रोडक्शन को रोक सकते हैं आप। लेकिन अगर एक ही बार मेजर लेवल पे काम करते हैं तो बहुत लॉस होने का चांस होता है। तो कहीं न कहीं फिजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए रिसर्च में हम पायलट स्टडी करते हैं, है ना? बिब्लियोमेट्रिक्स इंडिकेटर्स क्या होता है? साइटेशन इंडेक्स, एच इंडेक्स, आई10 इंडेक्स और इम्पैक्ट फैक्टर, इसको हम यूज़ करते हैं पब्लिश्ड वर्क के इन्फ्लुएंस को असेस करने के लिए, देखने के लिए कि जो भी हमने काम पब्लिश किया है वो उसका इन्फ्लुएंस कितना रहा है, कितना प्रभाव डाल रहा है। तो अलग-अलग कारक हैं, साइटेशन इंडेक्स, एच इंडेक्स, तो ये रिसर्चर की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा अगर हम देखें फंडिंग एजेंसी, तो भारत में आपको मालूम है यूजीसी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, ये फंडिंग एजेंसी है। अगर आप जेआरएफ आपका हो जाता है तो आपको मंथली स्टाइपेंड देता है ये, है ना? आईसीएसएसआर है, सीएसआईआर है, आईसीएमआर है, डीएसटी है, डीबीटी है, डीआरडीओ है। ये सभी अलग-अलग फंडिंग एजेंसीज हैं। भारत में रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, है ना? अब देख लीजिए टाइप्स ऑफ रिसर्च, जल्दी-जल्दी देख लीजिए, यहाँ पर एक निमोनिक्स मैंने डाल दिया है, BAAEDHQ, क्योंकि बेसिक रिसर्च होता है, फंडामेंटल वाला, नए नॉलेज को लाने। एप्लाइड रिसर्च एप्लीकेशन लेवल के लिए होता है कि आप चीज़ों को अप्लाई करेंगे। एक्शन रिसर्च त्वरित, तुरंत अगर आपको कोई रिसर्च करना है जो कि तुरंत उसका रिजल्ट चाहिए। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप मैनिपुलेट करते हैं, जो भी चर होते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट कंट्रोल कंडीशन में होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एज इट इज़, ज्यों का त्यों जो है आप चीज़ों को कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो सकता है। हिस्टोरिकल रिसर्च में अगर आप प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेज के इस्तेमाल से अगर आप मान लीजिए कोई डिटेल्ड अकाउंट है, कुछ लिखा हुआ है, कोई पॉलिसी या फ्रेमवर्क आप देखना चाहते हैं एजुकेशनल, मान लीजिए एजुकेशन भारत का कैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ा हुआ है और इंडिपेंडेंस से लेकर और अभी तक कितने पॉलिसीज आई हैं, जिससे कि अभी तक क्या उसका उसमें प्रभाव पड़ा है। तो इसके लिए हिस्टोरिकल अकाउंट्स आपको देखना होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट शामिल हैं, तो वो हो जाएगा हिस्टोरिकल रिसर्च। क्वालिटेटिव में आप जो है ध्यान देते हैं नॉन न्यूमेरिकल डेटा पे, बिहेवियरल डेटा पे ध्यान देते हैं। और क्वांटिटेटिव में नंबर्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल होता है, नंबर्स का इस्तेमाल होता है। इसको आप ट्रेंड जानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप जो है वो कुछ फ्यूचर में जो भी नंबर से रिलेटेड चीज़ें देखनी है कि कैसा नंबर है, क्या हमारा रेवेन्यू है, प्रॉफिट कितना होना है, तो ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ जाता है। रिसर्च के स्टेप्स में देख लीजिए PRHD, SDACR, मतलब सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, फिर रिसर्च डिजाइन, जिसको हम रिसर्च मेथोलॉजी भी कहते हैं, फिर सैम्पलिंग करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं, इंटरप्रेट करके कंक्लूड करते हैं और फिर रिपोर्ट पब्लिश कर देते हैं, है ना? तो ये आपका जो है वो हो गया, और रिपोर्ट पब्लिश करके और डिसेमिनेट करते हैं, ये स्टेप्स ऑफ रिसर्च हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। बहुत मेहनत से ये सारे ही क्लासेज रेडी किए जाते हैं।
मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, तो इसमें बहुत मेहनत जाता है। ये नोट्स आपको लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, तो आप आ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर और वहाँ से ये नोट डाउनलोड कर सकते हैं हमें फ़ॉलो करके। साथ ही साथ अगर आप हमारे बैच के स्टूडेंट हैं, तो आपके तो सीधे ये बैच में ही उपलब्ध हो गया हो और 1 दिन बाद ये यूट्यूब पर भी चला जाएगा। तो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो काइंडली हमारे इस काम को एप्रिशिएट करने के लिए एक छोटा-सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर काम अच्छा लगा हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा-सा हमें मोटिवेट कर सकते हैं अपने फीडबैक देके। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर, अगले क्लास के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।